एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट दूसरी कंपनीज को एक्वायर करता है और उसके प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपने आप को बड़ा करता है। अब सिर्फ ग्लोबली ही नहीं बल्कि इंडिया में भी ब्रांड्स इसी प्रैक्टिस को फॉलो करती है। अब ऑटोमोटिव सेक्टर में टाटा और महिंद्रा इन्हीं प्रैक्टिसेस को काफी लंबे टाइम से फॉलो करती आ रही है और रिसेंट ही जो महिंद्रा SML का एक्विजिशन था उसको मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और अब 30 जुलाई 2025 को टाटा ने यह अनाउंस किया कि वो यूरोप की एक बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइवको को एक्वायर करने जा रही है अराउंड $4.3 बिलियन में, जो कि बनता है 38,000 करोड़ रुपीस के आसपास। अब ये एक्विजिशन जो है वो टाटा की हिस्ट्री में आज तक का दूसरा सबसे बड़ा है और ऑटोमोटिव सेक्टर में सबसे बड़ा। इनफैक्ट कि JLR का जो एक्विजिशन था वो इसकी हाफ कॉस्टिंग पर था, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अब ओलफ पर्सन जो कि CEO है इवाको ग्रुप के, वो इस डील के ऊपर कहते हैं कि टाटा मोटर्स के साथ में फोर्सेस को ज्वाइन करके हम न्यू पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे अपने इनोवेशन को जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट में, साथ ही साथ में की ग्लोबल मार्केट्स में अपनी रीच को बढ़ाएंगे। यहाँ पर वो कस्टमर को बेटर सर्व कर पाएंगे और एक ब्रॉडर मोर एडवांस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिलीवर कर पाएंगे, साथ ही साथ में स्टेक होल्डर्स को भी लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। तो अपना इतने बड़े एक्विजिशन के ऊपर सवाल ना काफी उठ रहे हैं, तो एक बार हम इस डील को अच्छे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में वन बाय वन हम क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो अब टाटा इस डील में ना वॉलंटरली सभी स्टेक होल्डर्स के शेयर्स को खरीद रही है और इन सभी स्टेक होल्डर्स में एजनल फैमिलीज के पास में सबसे ज्यादा मेजोरिटी स्टेक्स है 27.06% के और 43.11% के वोटिंग राइट्स है, जो कि सबसे ज्यादा है। और इनफैक्ट टाटा यहाँ पर ज्यादा प्राइस पे कर रही है पर शेयर का, जिसकी वजह से टाटा के जो शेयर है वो भी थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, पर वो टाइम के साथ में बढ़ जाएंगे, सिर्फ एक टेम्पररी डिक्लाइन है वो। अब मैंने यहाँ पर एक चीज कही कि टाटा जो है वो ज्यादा पैसा पे कर रही है, इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी, बट उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आइवको का जो डिफेंस बिजनेस है वो इस डील का पार्ट नहीं है, वो इससे सेपरेट है। एंड इनफैक्ट जब ये डील हुई है तो वहां पर कोई भी जॉब लॉस और प्लांट क्लोजर नहीं हुआ है, वो इस डील का ही एक पार्ट है। अब ये समझने के लिए कि टाटा ज्यादा पैसा क्यों पे कर रहा है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा टाटा की जो करंट ग्लोबल सिचुएशन है उसको। अब देखो टाटा कमर्शियल व्हीकल जो है वो इंडिया में डोमेस्टिकली काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नंबर 1 है इंडिया में, सभी को पता है। और वहीं पर ग्लोबली 46 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि अफ्रीकन, एशियन, फार ईस्ट, लैटिन अमेरिकन, शार्क एंड कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी। अब इन सभी कंट्रीज में से टाटा की जो साउथ कोरिया वाली मार्केट है वहां पर उनकी सब्सिडी टाटा डेवो सेकंड नंबर पे आती है। साल 2004 में एक्वायर किया था और उसके बाद में कंपनी ने काफी अच्छा ग्रो किया। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी मार्केट्स भी है जहां पर उतनी पकड़ नहीं है या फिर अभी तक एंटर ही नहीं किया है, जैसे कि यूरोपियन मार्केट, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिकन मार्केट्स। अब इन सभी लूप होल्स के चलते हुए टाटा ने आइवको को खरीदने का एक डिसीजन लिया और इवन ज्यादा प्राइस वो पे करने के लिए रेडी है पर शेयर। तो क्या सिर्फ यही एक रीजन है कि टाटा आइवको को एक्वायर कर रही है? तो मैं कहूंगा नहीं, इसके अलावा भी 3 से 4 काफी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, वो आपको बताता हूँ मैं थोड़ी देर बाद में। बट उससे पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि आइवको की इस टाइम पे करंट मार्केट शेयर सिचुएशन क्या है, वो कहाँ स्टैंड करती है मार्केट में। अब आइवको की फाउंडेशन 1975 में हुई थी 5 बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स डिवीजन को बना करके, और फिर उसके बाद में 1980 से 1990s का टाइम था जहाँ पे ग्रोथ और एक्सपेंशन किया, और इस टाइम पर जॉइंट वेंचर किया फोर्ड के साथ में, एस्ट्रा व्हीकल को एक्वायर किया और काफी ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए। उसके बाद में साल 2000 से 2020 तक कंपनी ने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और इनोवेशन के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया, जिसके बलबूते पर वो यूरोप की एक प्रोमिनेंट कंपनी बन गई। और साल 2025 की मैं बात करूं तो टॉप 7 कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर के अंदर में आइवको भी आती है यूरोप में। अब ये तो बात होगी इवाको की मोटी मोटी हिस्ट्री की। इसके अलावा अगर मैं सेगमेंट वाइज डिकोड करता हूं तो ट्रक्स में, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में अराउंड 12.1% का मार्केट शेयर है, जहां पर स्पेसिफिक कैब चेसिस वाली जो उनकी गाड़ियां हैं वहां पर डोमिनेंस है उनकी 31.2% के मार्केट शेयर में, जहां पर आइस और ईवी दोनों के लिए मल्टीपर्पज गाड़ियां वो अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे टाटा योद्धा और 407 पिकअप है। और इसके अलावा मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 8 से 9% का मार्केट शेयर है, और ओवरऑल हैवी ड्यूटी ट्रक्स में इवाको के पास में 13% का मार्केट शेयर है, और ये इसको यूरोप का 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बनाता है बिहाइंड मर्सिडीज, वोल्वो एंड मैन ट्रक्स। अब ये सब सेल्स नंबर देख करके अपने को पता लगता है कि ट्रक्स में आइवको अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट इवन बसेस में इससे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, जहां पर कंप्लीट ईयर 2024 में सेकंड पोजीशन हासिल की है यूरोप के अंदर में विद अ मार्केट शेयर ऑफ 14.2%, और इटली और फ्रांस जो है वो टॉप मार्केट रही है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 35% और 56%, जो कि काफी बड़ा नंबर है। अब इवाको का बसेस के अंदर में सिर्फ स्ट्रॉन्ग मार्केट होल्ड ही नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ में इवाको नेचुरल गैस, हाइब्रिड, डीजल, इलेक्ट्रिक, इन सभी फ्यूल ट्रेन्स में 8 डिफरेंट मॉडल्स को अवेलेबल कराती है मार्केट में। और साउथ अमेरिका के अंदर में 4 से 8% का मार्केट शेयर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में 4.88% ओवरऑल, और वहीं पर डेली कैब जो मैंने बताया था LCV वहां पर 9.38%। इसके अलावा भी काफी ऐसी ग्लोबल मार्केट है जहां पर की आइवको का मार्केट शेयर काफी अच्छा है। तो देखो अब इन सब चीजों को देख करके हमें इस चीज का आइडिया तो लग रहा है कि टाटा ने आइवको को क्यों एक्वायर करने का सोचा, बट एक्चुअल में वो क्या बेनिफिट्स हैं जो टाटा को आइवको से मिलेंगे, एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2 and 2 makes 6, not 4,
ये फ्रेज यूज किया था टाटा मोटर्स के ग्रुप CFO PB बालाजी ने ये डिस्क्राइब करते टाइम जो डील हो रही है टाटा और इवाको की। वहां पर हाईलाइट किया था कि ये सिर्फ सिंपल वॉल्यूम एडिशन नहीं है बल्कि रियल वैल्यूज लाई करेगी इस डील के अंदर, जहां पर टाटा इंट्रोड्यूस करेगा ग्रोथ लेड सिनर्जीज इवाको के अंदर में और इवाको के प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ में दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर भी टाटा अपने कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स लाएगा इवाको के अंदर और वो एस्टेब्लिश करेगा इवाको को मार्केट्स में, जैसे कि लैटिन अमेरिका। अब जो ये डील हो रही है वो कम्प्लीटली JLR का जो एक्विजिशन हुआ था उसी के ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रही है, जहां पर इवाको को एक स्टैंड अलोन एंटिटी की तरह चलाया जाएगा एंड वहां पर उन्हीं की वर्कफोर्स, उन्हीं के एम्प्लॉयज के हाथों कंपनी को दिया जाएगा ताकि वो अपनी रोल वैल्यूज के ऊपर काम कर सके और ब्रांड की आइडेंटिटी को कोई इफेक्ट ना पहुंचे। इनफैक्ट टाटा मोटर्स वहां पर कंपनी को फाइनेंशियल साथ ही साथ में कॉस्ट इफेक्टिव सपोर्ट भी देगा, जिससे कि कंपनी ज्यादा बेटर तरीके से कॉस्ट एफिशिएंटली काम कर पाएगी। अब ये सब तो ठीक है कि ट्रक्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है, बसेस में अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफी मार्केट्स के अंदर भी एक्टिव है इस टाइम पर, बट इस डील का जो रियल गोल है वो है FPT इंडस्ट्रियल। FPT इंडस्ट्रियल स्टैंड्स फॉर फिएट पावरट्रेन टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रियल। अब ये कंपनी जो है इवाको ग्रुप का एक हिस्सा है और ये स्पेशलाइज्ड है डिजाइन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ पावर ट्रेन्स फॉर ऑन रोड, ऑफ रोड, मरीन एंड पावर जनरेशन एप्लीकेशंस में। और ये इवाको को तो सप्लाई करती ही है बट इसके अलावा काफी सारी दूसरी ब्रांड्स को भी सप्लाई करती है इन सब चीजों को। तो अब जब क्योंकि टाटा को इवाको के साथ साथ में FPT इंडस्ट्रियल के भी ओनिंग राइट्स मिल चुके हैं, तो ये कंपनी लास्ट मैन स्टैंडिंग स्ट्रेटजी की तरह काम करेगी टाटा के लिए। और ना सिर्फ इंटरनल कमर्शियल व्हीकल्स बल्कि FPT इंडस्ट्रियल जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स के अंदर भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और टाटा को यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एसेट्स और कंटिन्यूअस आइस कमर्शियल व्हीकल्स की एक्सपर्टीज भी टाइम मिलती रहेगी। और ये चीज तो क्लियरली विजिबल है कि इंडिया के अंदर में टाटा कमिंस के इंजन को यूज करता है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। तो आने वाले टाइम में टाटा जो है FPT के इंजन्स को यूज कर सकता है अपने कमर्शियल व्हीकल्स में। और इसके साथ ही साथ में ये कंपनी जो है मरीन्स लेवल के इंजन भी बनाती है जो कि टाटा आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी को भी सर्व कर सकता है। बट इन सब के अलावा दोनों ब्रांड्स के पास में अपने कुछ पॉजिटिव स्किल्स हैं जो कि दूसरे के काम आएगी, जहां पर टाटा की इंजीनियरिंग टीम जो है वो अपनी एक्सपर्टीज यूज करेगी ऑप्टिमाइज करने के लिए इवाको के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेगी, जिसकी वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल कॉस्ट जो है वो काफी कम होगी। वहीं पर इवाको के जो यूरोपियन सप्लायर्स है और उनकी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उसकी वजह से टाटा की प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी और टेक्नोलॉजी है वो काफी इंप्रूव होगी और मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर सकेंगे वो अपने ट्रक्स को। तो ये सिर्फ इवाको की कॉस्ट डाउन कम करना नहीं बल्कि टाटा के प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनकी टेक्नोलॉजी को भी रेज करने वाला दोनों साइड से काम हुआ, तभी कहा मैंने बाय डायरेक्शनल ऑप्टिमाइजेशन। तो अब अगर मैं लास्ट में कंक्लूजन की बात करूं तो टाटा मोटर्स के लिए ग्लोबली ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी ये डील जो है वो एक मेजर रोल प्ले करेगी उनके बिजनेस को शेप करने में। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें इंडिया के अंदर इवेको के ऊपर बेस्ड ट्रक देखने को मिले, जैसे कि 2004 में जब टाटा ने डेवू को एक्वायर किया था उसके बाद में प्राइमा सीरीज के ट्रक्स को लॉन्च किया था जो कि डेवू के ही कुछ ट्रक्स के ऊपर बेस्ड थे। वैसे इवाको के साथ में 1980s के टाइम पर अशोक लीलैंड ने पार्टनरशिप की थी और उसके बाद में कार्गो सीरीज के ट्रक्स इंडिया के अंदर अवेलेबल थे, बट उसके बाद में पार्टनरशिप खत्म हो गई और इवेको इंडिया से चला गया। बट अगर हम इंडिया से हटके बात करें तो यूरोप के अंदर भी अभी देखने वाली बात होगी कि जो ब्रांड्स इवाको से ऊपर हैं जैसे कि मैन, कैनिया, वोल्वो, मर्सिडीज, क्या उन सभी ब्रांड्स को पछाड़ पाएगी इवाको टाटा की ओनरशिप के अंदर? क्योंकि टाटा के अंदर जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसने कि JLR को बैंकरप्सी की कगार से इतना ऊपर ले आए। जैगवार को हटा दो, LR की बात कर रहा हूं मैं, तो वो इवाको को जो कि ऑलरेडी एक अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है उसको ऊपर ले जाना टाटा के लिए उतना भी मुश्किल नहीं होगा। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर में कैसे रिजल्ट रहते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो आने में भी काफी डिले हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बट आपको ऐसी वीडियोस अब रेगुलर देखने को मिलेगी तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ARD व्हील्स को। बाकी मिलता हूं आपको ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।